14 अप्रैल 2008 को रात के लगभग 2:15 बजे शबनम अपने घर के पहली मंजिल की खिड़की से जोर जोर से चिल्लाने लगी। पड़ोसी जब घर के पहली मंजिल पर पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले उंगली खिसक जाती है। घर का पूरा फर्श खून से बिखरा पड़ा था। शबनम के माँ बाप, 2 भाई भाभी तथा एक भतीजे की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके बगल में शबनम बैठी हुई थी। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावनखेड़ा गांव में, जहां शबनम पैदा हुई थी और बड़ी भी वहीं हुई। शबनम एक अच्छे परिवार से थी। उसके पिता शौकत अली एक कॉलेज के लेक्चरार थे। माँ घर संभालती थी। बड़ा भाई इंजीनियर तथा छोटा भाई राशिद बीटेक कर रहा था। परिवार में शबनम की भाभी तथा उनका एक छोटा बेटा भी था। शबनम खुद 2 बार एमए कर चुकी थी तथा शिक्षा मित्र के तौर पर एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करती थी। परिवार एकदम खुशहाल था तथा घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। तो ऐसा क्या होता है कि परिवार के सारे लोगों का मर्डर एक साथ और एक ही दिन हो जाता है? जानने की कोशिश करते हैं कहानी के इस अगले भाग में। जैसा कि पहले भाग में हमने जाना कि कैसे अचानक शबनम के चिल्लाने पर पड़ोसी उसके घर जाते हैं और वहाँ का मंजर देखकर दंग रह जाते हैं। अब आगे पुलिस को बुलाया जाता है। मौके पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुँचती है। पुलिस के लिए भी यह घटना एकदम हैरान करने वाली थी। खैर, धीरे धीरे सुबह हो जाती है और ये खबर गांव में पहुंचती है और देखते ही देखते गांव वालों की भीड़ लग जाती है। गांव वालों में आक्रोश बढ़ने लगा तथा सब लोग पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हसनपुर के थाना प्रभारी आरपी गुप्ता को केस के इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरपी गुप्ता का ध्यान सभी के चादर पर जाता है, लेकिन उस समय वो कुछ भी नहीं बोलते और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर शबनम का बुरा हाल था, लेकिन सवाल अब भी एक, जब घर में सिर्फ शबनम ही थी और दरवाज़ा अंदर से बंद था तो कोई तीसरा कैसे आया? करते हैं इसकी पड़ताल कहानी के अगले सेगमेंट में। शबनम के थोड़े शांत होने पर आरपी गुप्ता उससे बात करने की कोशिश करते हैं। शुरुआती पूछताछ में शबनम ने यह बताया कि कुछ चोर आए थे जिनके विरोध करने पर उन्होंने ऐसा अंजाम दिया, लेकिन आरपी गुप्ता अभी उस चादर को लेकर कन्फ्यूज़न में थे और उनको कुछ और दिख गया था। लोगों में विरोध बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती वहां जाने का फैसला करती है। मुख्यमंत्री मायावती शबनम से मिलती है और उसे 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लेती है, लेकिन यह ऐलान करने से पहले ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरपी गुप्ता के रिक्वेस्ट पर मुआवजे को केस के सॉल्व होने तक टाल दिया जाता है। तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिसमें कि यह पता चलता है कि मरने से पहले किसी की भी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई थी, जो कि चोर वाली कहानी को सेट नहीं कर रही। बायोप्सी रिपोर्ट के बाद तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले दिन सबको नशीली चीज़ खिलाई गई थी। पुलिस का शक ये था कि अगर कोई बाहर का था तो शबनम को नशीली दवाई क्यों नहीं दी गई। जब आरपी गुप्ता वहां पहली बार आए थे तभी उनको शबनम पर शक हो गया था, क्योंकि सबकी चादर एकदम नॉर्मल थी। अगर कोई चोर आता भी तो लोग उसका विरोध करते, जिसका कोई सबूत वहां पर नहीं था। पुलिस एकदम कन्फर्म थी कि ये सब शबनम ने किया है, लेकिन फिर भी सबूत तो चाहिए था। कोर्ट में क्या साबित करते? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। उधर शबनम की तबीयत बिगड़ती जाती है तथा उसे हॉस्पिटल में ले जाने पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। पुलिस का शक अब यकीन में बदलता जा रहा था। इसी समय पुलिस को सलीम के बारे में पता चला, जिसको पुलिस कुछ मशक्कत के बाद पकड़ लेती है। शबनम को तथा सलीम को एक साथ बैठाकर पूछताछ करने पर वो सच बता देते हैं। शबनम के दिए बयान के अनुसार शबनम और सलीम आपस में प्यार करते थे। प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ 8वीं पास था और इस वजह से घर वाले मान नहीं रहे थे। इसी बीच वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर उन्होंने ये साजिश रची। शबनम ने यह भी बताया कि वह चाहती थी कि उसके पापा की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाता, जो कि भाइयों के जिंदा रहते
संभव नहीं था। लेकिन आखिर उस रात हुआ क्या था? शबनम ने बताया कि ये दोनों लोग बहुत दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। बस इंतज़ार था कि परिवार के सारे लोग एक साथ आ जाए। और आखिर वो दिन आ ही गया। सलीम कहीं दूर से नशे की दवाई लाकर शबनम को देता है। शबनम उस दवाई को घर के खाने में मिला देती है। रात को करीब 1:30 बजे के आसपास सलीम एक कुल्हाड़ी लेकर उसके घर जाता है और वो दोनों लोग मिलकर एक एक करके सबकी गर्दन काट देते हैं। छोटे बच्चे की गर्दन तो ये लोग नहीं काटते, लेकिन उसका गला दबाकर उसे भी मार देते हैं। उसके बाद सलीम बाहर जाता है और शबनम अंदर से दरवाजे को बंद करती है। फिर शबनम अपने कपड़े बदलती है क्योंकि उसके कपड़े पे खून लगा हुआ था। ये सब होने के बाद करीब 2:30 बजे वो बाहर खिड़की से चिल्लाना शुरू करती है। बाद में कोर्ट उसे फांसी की सज़ा सुनाती है और जब तक कि आप कहानी सुन रहे हैं शायद उसको फांसी हो भी गई होगी।